बहादुर शाह जफर ने 1837 में लड़खड़ाती हुई मुगलिया सल्तनत की बागडोर संभाली, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी आहिस्ता आहिस्ता पूरे हिंदुस्तान पर काबिज हो चुकी थी। नतीजा, बहादुर शाह जफर की हुकूमत लाल किले तक ही महदूद होकर रह गई थी। 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर ने पहली जंग आज़ादी में शिरकत और उसकी रहनुमाई का ऐलान कर दिया, लेकिन सिर्फ 4 माह के बाद ही 21 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर उन पर हुकूमत के खिलाफ बगावत का मुकदमा चलाया और मुल्क से जिला वतन कर रंगून भेज दिया गया। रुद्रांशु, जो तुम प्ले लिख रहे हो उसका सब्जेक्ट क्या है? वैसे मेरे कुछ पसंदीदा सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा। हाँ, वैसे मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है मेरा हिंदुस्तानी होना। हिंदुस्तानी होना या हिंदुस्तान का शहरी होना? सच तो ये है कि हम अपने हिंदुस्तानी होने की कदर नहीं करते। ये एक ऐसा शर्फ है जिसे न जाने उनकी खातिर में ही नहीं लाते। दरअसल तुम इस सवाल का जवाब हासिल करना चाहते हो कि आखिर हिंदुस्तान है क्या? क्या कोई कौम में ज्यादा हिंदुस्तानी भी हो सकता है क्या? हेलो गाइस। हाय। हेलो। ये इंडियन आइडेंटिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को क्यों डिस्कस किया जा रहा है? वैसे मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हाँ। मैं इंग्लैंड से हिंदुस्तान इसलिए आई हूँ कि मैं अपने हिंदुस्तानी होने को पूरी तरह समझ सकूँ। सारा, हम तो रुद्रांशु के प्ले के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, ओह, ताकि इसके सब्जेक्ट को हम इंडिया वॉच की कैटेगरी में रख सकें। अच्छा, तो ये किस्सा है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हें कुछ बता सकती हूँ। हाँ, क्यों नहीं। ऑफ कोर्स प्ले का बैकग्राउंड हिस्टोरिकल होगा। फॉर एग्जाम्पल द लास्ट एम्परर बहादुर शाह जफर, उनकी ज़िंदगी, उनके हालात। ऐसी क्या चीज़ थी जिसके गम में सारी ज़िंदगी बहादुर शाह जफर घुलते रहे? उनके लिए हिंदुस्तान क्या था और वो हिंदुस्तान के लिए क्या है? यार, यहाँ एक सवाल और उठता है। अगर तुम बहादुर शाह जफर के बारे में लिख रहे हो तो बाबर क्यों छोड़ दिया? भाई, बाबर तो मुगल सल्तनत के पहले बादशाह थे। आफ्ताब, हमें जिस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए वो ये है कि ऐसी क्या चीज़ है जो इंडियन आइडेंटिटी को बनाती है? यस, मैंने सोच लिया कि मैं अपने प्ले का टाइटल बाबर की औलाद रखूंगा। ग्रेट टाइटल, बट व्हाई रुद्रा बाबर की औलाद? बिकॉज बाबर से ही तो हिंदुस्तान की तलाश शुरू होती है। मैंने सोचा, बहुत दिन से मेरे जहन में ये बात थी कि क्या कोई एक नया तरीका हो सकता है इसी बात को कहने का, जिसको लोग आसानी से समझ सकें और आसानी से उसको स्वीकार कर सकें, उसको मान सकें। या तो एक किताब लिखते, एक नावल की शक्ल में लिखते या बहुत बड़े लेख लिखते, लेकिन क्योंकि मुझे अनुभव रहा है कुछ स्टेज का, और स्टेज पर जो चीज़ करी जाती है, कही जाती है, उसका एक बहुत दूर तक असर जाता है, तो मैंने कहा कि क्यों ना कोशिश करें। बाबर से चलकर बहादुर शाह जफ़र की जो कहानी है वो किस तरह ये बताती है कि ये कहानी हम सब की है, ये देश की है, मुल्क की है, और जितना बहादुर शाह जफ़र का कंट्रीब्यूशन रहा है उसको तो कोई नकार नहीं सकता, लेकिन इस कंट्रीब्यूशन की शुरुआत कहाँ हुई थी, इसका आगाज़ कहाँ हुआ था, इसकी रूट्स कहाँ पर हैं, जड़ें कहाँ पर हैं, ये पूरी बात समझने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये एक ड्रामे की शक्ल में थिएटर की तरह प्रस्तुत करूं, देखें फिर लोगों का क्या रिएक्शन होता है। रुद्रा, तुम क्या सोच रहे हो? बहादुर शाह के सब्जेक्ट पर रिसर्च करने के रंगून जाना ज़रूरी है। आई एग्री विद यू, तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। मैंने फैसला कर लिया है, मैं रंगून ज़रूर जाऊंगा। कोई बात नहीं, अगर ऐसे नहीं जा पाए तो खबर ख्यालों में चले जाना।
कौन है जो मेरे सुकून को दरम बरम करने आया है? अभी सिपाही, निगहबान, कौन है? जी मैं कौन? मेरा मतलब है कि मैं हूँ। मैं तुमको देख नहीं पा रहा हूं। ये क्या गुस्ताखी है नौजवान? क्या हम इतने गए गुजरे हुए कि हमारे गुलाम अपने आदाब भूल चुके हैं? कौन हो तुम? शहंशाह आली शाह बहादुर शाह जफर। तुम्हारी जबान को क्या हो गया? जाओ और उन फिरंगियों से कहो कि बहादुर शाह जफर को आराम करना है। उन्होंने हर एक वो चीज हमसे छीन ली है जो हमारी कुव्वत कुदरत में थी। आखिर मैं अब तक पहुंचने में कामयाब हो ही गया। आपकी खिदमत में मैं आदाब बजा लाता हूँ। खामोश गुस्ताख, कौन हो तुम? डगलस, बेटकाम, क्या हमारी सल्तनत पर डाका डालकर तुम्हारा जी नहीं भरा है? देखिए, मैं डगलस नहीं हूँ और ना ही बेटकाम हूँ। मैं आपका दुश्मन भी नहीं हूँ। मैं तहकीक कर रहा हूँ और तारीख को समझने का कोशिश कर रहा हूँ। देखो, तुम तफ्तीश करते जाओ, मैं तो आराम करने जा रहा हूँ। इस नई तारीख की जुस्तजू करने वाले नन्हे मुअर्रिख, मैं सब समझता हूँ, सब समझता हूँ। तुम्हें शहंशाह बाबर के बारे में जानकारी हासिल करनी है। इस गरीब में तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं तो जहाँ बना पूरे मुगल दौर को समझना और उसे करीब से जानना चाहता हूँ। देख लो, देख लो। 1526 में बाबर हिंदुस्तान आया। वो पहला हुक्मरान था जिसने हिंदुस्तान को अपने वतन पर तरजीह दी। उसने पहली बार हुकूमत के बजाय मुल्क से मोहब्बत का जज्बा जगाया। मुगलिया सल्तनत का खात्मा 1857 की पहली जंग आज़ादी के साथ हुआ, लेकिन इस हुकूमत के खात्मे के साथ मुकम्मल आज़ादी हासिल करने के जुनून का आगाज यहीं से हुआ। इसलिए मुगलिया हुकूमत की कहानी मुमकिन हद तक हमारी जदीद हिंदुस्तानी शनाख्त के नज़रिए को समझने में बहुत मदद करती है। और ये दास्तान बाबर से शुरू होती है। जहाँ बना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगर मैं आपसे बात कर सकता हूँ तो बादशाह बाबर से गुफ्तगू करने में गुफ्तगू? हाँ, उनसे गुफ्तगू करने में तारीख कैसा कामचोर हो जाएगा। बरखुदार, उन्हें बादशाह बाबर नहीं, शहंशाह बाबर कहिए। तुम्हारी ये जबान और तुम्हारे ये सवालात मुझे परेशान कर रहे हैं। कम से कम गुफ्तगू कहना और करना तो सीखो, वरना मैं वापस चला जाऊंगा। नहीं, आई एम सॉरी। मैं वादा करता हूँ अब ऐसा नहीं होगा। मगर मैं समझ नहीं पा रहा ये कैसा अनोखा और हैरतनाक वाकया मेरे साथ हो रहा है। खुदाए बुजुर्गो बरतर अज़ीम, कम से कम कोई तो है इस भरी दुनिया में जो आज भी एक मुगल बादशाह के अहकाम की तामील करता है। शहंशाह बाबर हिंदुस्तान के बारे में कुछ कह रहे हैं और वो भी
अपनी मखसूस आवाज बुलंद में। हिंदुस्तान में कई चीजें ऐसी हैं जो देखने के काबिल हैं, मगर यहाँ के लोग खूबसूरत हैं। दोस्ताना समाज के बारे में तो इन्हें कुछ भी नहीं मालूम। ना तो ये ज़हीन है और ना ही इनमें दानिशवरी की खुसूसियात। और हाँ, इनके पास ना तो अच्छे घोड़े, ना खाने का अच्छा गोश्त, रसीले अंगूर और मीठे तरबूज भी नहीं है। ना तो इनके अवामी हमाम अच्छे हैं और ना ही इनके तालीमी इदारे। इनके पास ना तो अच्छी कंदील और मशाले हैं, और तो और इनके पास अच्छे शमादान तक नहीं है। आलम पना, गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूं। अगर हम इस सरजमी के बारे में ऐसा ही महसूस करते हैं तो हम वहां क्यों नहीं चले जाते जहां के हम हैं। सच्ची बात कही मिर्जा तुमने। वाकई सब्जो शादाब काबुल में वापसी हमारे लिए बेहतर होगी। हमने अगर ऐसा किया तो हमारी मुहिम अधूरी रह जाएगी। आलम पना, आपकी फतुहात का सिलसिला तो दरियाए अमूर से लेके दरियाए गंगा तक फैला हुआ है। दुनिया की 2 ताकतवर नदियों ने आपको अपनी मोहब्बत से सरफराज किया है, लेकिन आप महज हिंदुस्तान की मोहब्बत में अपनी बेशकीमती जिंदगी को क्यों खतरे में डालते हैं। मैं आपके कादिमों की तायद करता हूं जो आपके काबुल वापसी के अखबार। लेकिन दोस्तों, हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है। यहां सोने चांदी के खजाने हैं। ऐसे खजाने हम में से पहले किसी की नजर से गुजरे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हिंदुस्तान हमारी फतवात के ताज का एक शानदार और अनमोल हीरा साबित होगा। इस सरजमीन ने हमें मेहमान नवाज पनाहगाहें पेश की हैं। क्या तुम्हें ताशकंद के ज़हीरुद्दीन बाबर की कुर्बतें और सोहबतें याद नहीं? आलम पना, खुदा नेक लोगों को मुश्किल से मुश्किल आजमाइश से गुजारता है। बेशक खुदा बुजुर्ग व अजीम है, लेकिन यह मत भूलो कि हमें दुनिया भर पर बरतरी हासिल हो सकती है जब हमारे पास खातिर ख्वाह जराए और वसाइल मौजूद हो, और जब हम मुख्तलिफ मुल्कों के फरमा रवाओं की खुद मुख्तारी अपनी महकूमी में बदल दें। हम शहंशाह हिंदुस्तान हैं और जिसे भी जो कुछ कहना है इस वक्त कह सकता है। आज के बाद कोई दोस्त या सिपाही वापसी के बारे में नहीं सोचेगा। आज के बाद हमारा माजी किताबों में दफन हो जाएगा और हिंदुस्तान हमारे आने वाले कल का आईना होगा। ये बाबर के ख्यालात हैं। बाबर जो मुगल सल्तनत का बानी था, उनमें और हम में एक तवील ज़मानी फासला है, लेकिन हम सब इसी सियासी तहजीब के वारिस हैं। हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब पर आज भी इस दौर के असरात वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। बाबर बादशाह नहीं, शाहनशाह कहलाए। वो शहंशाह जिन्होंने कभी माल व मता के लालच में किसी दूसरे मुल्क का रुख नहीं किया। अब इनके वारिस हिंदुस्तानी कैसे हो गए? क्योंकि वो हिंदुस्तान में कभी अंग्रेजों के पेशरो नहीं बने। वो अंग्रेज सिर्फ
हुकूमत करने और बर्बादी फैलाने आए थे। शहंशाह बाबर ने हिंदुस्तान में रहने का फैसला किया और यही हुक्म उन्होंने अपने तमाम दरबारियों और सिपाहियों को भी दिया कि वो यहीं हिंदुस्तान में अपना क़याम करें। बाबर ने हिंदुस्तान में सुकूनत इख्तियार करने का फैसला कर तो लिया, लेकिन उन्हें अपने वतन की याद बहुत सताने लगी। इसलिए यहीं से वतन का शौर्य एहसास भी पैदा होने लगा। बाबर ने हिंदुस्तान में रहने का फैसला किया तो साथ साथ हिंदुस्तानी तहजीब और समाज को भी अपनाने की कामयाब कोशिश की। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान का इल्म नुजूम पूरी दुनिया में फैसल का दर्जा रखता है। बाबर ने भी किसी अहम काम को करने से पहले इल्म नुजूम का सहारा लेना शुरू किया। यहां तक कि जंग पर जाने से पहले भी नुजूमी से मशवरा करते थे। मेरे अजीज नुजूमी, ऐसा लगता है कि तुम्हें हमारी बातें मना ना सकती। जहां बना, मेरे ख्याल से अभी आपका घूमने चलना ही बेहतर। अभी सितारे आपके हक में नहीं। सितारे मेरे हक में नहीं। वक्त जंग करना मुनासिब ना होगा। अभी जंग करना मुनासिब ना होगा। मोहम्मद शरीफ, क्या तुम ये चाहते हो कि हम जंग ना करें? आपके सितारे हिंदुस्तान के मुस्तकबिल पर हमेशा दरख्शां रहेंगे। ये बात मैंने उस वक्त भी कही थी जब आप काबुल से रवाना हुए। लेकिन हर चीज का एक वक्त तय होता है। लेकिन हम अपने लोगों को दोबारा इन दुश्वार गुजार रास्तों से मुसीबत में मुब्तला नहीं कर सकते। अमन और अमान हमारे लिए नहीं है। अभी तो हमारे सफर का आगाज ही हुआ है। हमारे सामने जद्दोजहद का रास्ता दूर तक फैला हुआ है। अब जैसी आपकी मर्जी जहां बना। हमारी ख्वाहिश है कि हम अपनी बेगम को यहाँ के शानदार दरिया और आगरा के खूबसूरत बागात दिखाएं। लेकिन सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि अपने शहजादे और वली अहद मिर्जा हुमायूं को इन अजायबात का नजारा कराएं। आओ आओ मेरे हफ्ते जिगर, आओ और हिंदुस्तान को अपने मजबूत बाजुओं में संभालो कि यही तुम्हारा घर होगा, अब यही तुम्हारा अकेला होगा। आइंदा सदियों तक हिंदुस्तान के शहंशाह तैमूर आजम का नाम रोशन करते हुए। बाबा हुजूर, खुदा आपको सैकड़ों बरसों सलामत रखे। अभी तो हमें और कई सरजमीनें फतेह करनी है। मेवाड़ के राणा सांगा आज भी राजपूत सल्तनत के ख्वाब देख रहे हैं। बंगाल और यहां तक के गुजरात में भी अफगान दिन ब दिन ताकतवर होते जा रहे हैं। और फिर सरजमी दक्कन भी तो है। आपका फैज रजा साया हमेशा हमारे सर पर कायम रहे। लेकिन मुझसे एक वादा करो कि मेरी बाकियात को काबुल ले जाओगे। हिंदुस्तान अब तक हम पर मेहरबान रहा है और उम्मीद करता हूं कि मेरी मौत के बाद भी ये अपनी मेहरबानी बरकरार रखेगा। तुम्हें अपना ताल्लुक हिंदुस्तान के साथ मोहब्बत के साथ कायम करना होगा, क्योंकि अब तुम हमेशा हिंदुस्तान के हो और हिंदुस्तान तुम्हारा है। जहां बना, वो फरगना हो या काबुल, सरहिंद हो या हिंदुस्तान, मुसाफिर जहां जहां जाता है वही जगह उसके लिए जन्नत बन जाती है। आप ही की तरह मेरी पैदाइश भी काबुल में ही हुई थी, मगर आपने मेहरबानी और फयाजी के साथ
मेरे कंधों पे जो जिम्मेदारियां दी हैं उनकी वजह से मेरी निगाह हमेशा मुस्तकबिल पर रहेगी। मैं गुजरे हुए वक्त पर ध्यान नहीं देता। मैं अपने वजूद को आखिर तक इस सरजमी का जड़ समझना चाहता हूं। आओ आओ और मेरे साथ खड़े हो, ताकि हमारे सिपाही अपने वली अहद की शान शौकत और अपने मुस्तकबिल के शहंशाह को देख सकें। मेरे जाबाज सिपाहियों और दरबारियों, जो भी इस दावत जिंदगी में शामिल होना चाहे उसका इस्तकबाल है। बरखुरदार तारीख कभी थमती नहीं है, लेकिन हम में से अक्सर लोग सिर्फ चंद मुजाहरे का मुशाहदा कर पाते हैं। वो लोग चाहते हैं कि अपने अग्ज़ करदा नताइज के सबूत के लिए बाक़ियात को अज़्सर नौ तरतीब दिए जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिंदगी हमेशा मंतकी रग़बत या तसलसल से आगे नहीं बढ़ती। अगर ऐसा होता तो किसी को एक शहंशाह या रहनुमा की क्या जरूरत महसूस होती। हकीकत खाह कितनी ही मुबहम क्यों न हो, इसके ज्यादा से ज्यादा गोशों तक रसाई की जुस्तजू की जानी चाहिए, चाहे इसके लिए हमें कितने ही खाक क्यों न छाननी पड़े, नताइज को कितने ही बार क्यों न मुस्तरद करना पड़े। तारीख नवीसी के लिए हक़ाइक़ की तलाश का अमल ठीक उसी तरह है जिस तरह प्यास की परतें उतारी जाती हैं। तुम लोग खुदा आए बुजुर्गों बढ़कर के गिने चुने जाबाजों में से एक हो। अजमत ही तुम्हारी मंजिल है, हुमायूं ही हमारी जिंदगी। यही तैमूरी परचम बुलंद करेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इसकी सरपरस्ती में महफूज रहोगे। खुदा तुम सब पर अपनी मेहरबानियों की बारिश करे। मेरे वालिद मोहतरम शहंशाह अली मकाम, मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि आपको अफसोस नहीं होगा कि आपने मिर्जा हुमायूं जैसे गैर मुस्तहिक शख्स पर किस कदर मेहरबानियां की। हम सीकरी ही क्या उसके आगे के इलाकों को भी अपनी हुकूमत का हिस्सा बनाएंगे। मेरे शहजादे, कोई इलाका किसी शहंशाह की जागीर नहीं, बल्कि उस ज़ाते अजीम की सरपरस्ती में है जो कि इस कायनात का तन्हा मालिक है। मैं दुआ करता हूं उस ज़ाते अजीम से तुम्हारी यानी शहजादा हिंदुस्तान की वो हिफाजत करे। आमीन। और मेरे जवान तारीखदान, जहां तक शहंशाह बाबर का इस हिंदुस्तानी सरजमीन के लिए अजनबी होने का ताल्लुक है, तो पानीपत में शिकस्त खाने वाले इब्राहिम लोदी से कम अजनबी नहीं थे। और बाबर ने हिंदुस्तान में जिस हुकूमत की बुनियाद डाली, वो हुकूमत तकरीबन 325 साल तक चलती रही। और इस तवील उम्र के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, हिंदुस्तान से मोहब्बत और एक सच्चे हिंदुस्तान की तलाश। सही फरमाया आपने। चाहपना, आपने बिल्कुल सही फरमाया। चाहपना, रुद्रांशु, रुद्रांशु, रुद्रांशु। ओह, मामला क्या है? यार, मुझे बहादुर शाह जफर के साथ रहने का एक अजीब व गरीब तजुर्बा हुआ। ये तजुर्बा उस जमाने से ताल्लुक रखता है जब वो जिंदा थे। मुझे ऐसा तजुर्बा दोबारा जरूर नसीब होगा। मुझे उम्मीद है